बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा भी है कि एकदम बढ़िया होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 6वां, क्रमचय तथा संचय, बोले तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत ही नया चैप्टर है, बहुत ही नया, क्योंकि पीछे आगे से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमने क्लास 9th में 10th में कहीं भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नया नाम सुना होगा। हालांकि ये वर्ड आपने सुना होगा, कॉम्बिनेशन, है ना। कहते हैं ना कॉम्बिनेशन कर लो, तो कॉम्बिनेशन तो सुना होगा, लेकिन बाकी असली में क्रमचय तथा संचय का जो असली में मतलब है वो आपने कहीं पढ़ा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आज पढ़ते हैं बच्चों। क्रमचय और संचय को पढ़ने के लिए क्रमचय का जन्म कहाँ से हुआ है पहले ये आपको समझना है ना। क्रमचय का जन्म कहाँ से हुआ है पहले ये समझना है बच्चों। क्रमचय का जन्म वास्तव में एक सिद्धांत से प्रतिपादित हुआ है। एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं गणन सिद्धांत। क्या कहते हैं? गणन सिद्धांत। पहले हमें गणन सिद्धांत समझना है और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे परम्यूटेशन मतलब क्रमचय क्या होता है, गणन सिद्धांत क्या होता है बच्चों, ये बताओ। ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो गुणन सिद्धांत है वो आपको पहले आधारभूत सिद्धांत जो है उसको समझना है। क्या होता है बच्चों, एक उदाहरण से, इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे, इसको भी एक उदाहरण से समझेंगे बच्चों। बहुत ध्यान से समझनी है पूरी बात कि अगर कुछ ऐसा हो, मान लो थोड़ी देर के लिए एक बिल्कुल जनरल उदाहरण दे देते हैं कि किसी व्यक्ति के पास, किसी छात्र के पास मान लें 3 पैंट हैं उसके पास और 2 शर्ट हैं। मान लिया किसी छात्र के पास एक पैंट जिसका नाम P1 दे दिया, दूसरा पैंट जिसका नाम P2 दे दिया, तीसरा पैंट जिसका नाम P3 दे दिया। 3 पैंट हैं और इसके पास 2 शर्टें हैं। S1 एक शर्ट है, मान लिया एक शर्ट का नाम है S1 और दूसरी शर्ट है मान लो S2। ठीक है, रंग के हिसाब से नहीं, उनके हमने नंबरिंग कर ली। ठीक है, तो बच्चों अगर ये कहें कि ये 3 पैंट और 2 शर्टों से कुछ ड्रेसेस बनाई जाए, क्या बनाई जाए? ड्रेस बनाई जाए। ड्रेस क्या होती है? एक पैंट और एक शर्ट मिला के ड्रेस बनती है। तो बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये ड्रेसें कितनी बन सकती हैं, ध्यान से समझना। ऐसा हो सकता है कि पहली 1 नंबर वाली पैंट और S1 1 नंबर वाली ये शर्ट ले ली जाए, एक ड्रेस तैयार हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं। P1 पैंट के साथ में S1 शर्ट पहन ली जाए, एक ड्रेस बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारी जो पैंट बदल लें और पैंट को दूसरी पैंट ले लें, लेकिन हमारी शर्ट वही बनी रहे, तो अभी इसको कहा जाएगा दूसरी ड्रेस हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि पैंट हमारी तीसरी ले ली जाए, पैंट और शर्ट हमारी वही बनी रहे। तीनों के लिए हमने शर्ट तो एक ही रखी, पैंट तीनों के लिए बदल लिया, तो ड्रेस हमारी बदल गई। बिल्कुल पक्की बात है बच्चों। ऐसा हो सकता है कि अब हमने यहाँ पर शर्ट बदल ली, P1 पैंट के साथ में शर्ट हमारी हो गई S2, P2 पैंट के साथ में शर्ट हमारी S2 और P3 पैंट के साथ में ये शर्ट S2 वाली। तो बच्चों इस तरीके से ये 6 ड्रेसेस तैयार हो गई। कितनी? 6 ड्रेसेस तैयार हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ड्रेस ये हमारी है, एक मतलब कुल मिला के 6 ड्रेसेस तैयार हो गई। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कल वाली ड्रेस ही पहन के आया है। कोई व्यक्ति ये पहन के जाए, दूसरे दिन ये पहन ले, तो भाई बिल्कुल ड्रेस अलग दिखाई देगी, है ना। पैंट इसका बदल गया है, शर्ट बेशक वही है, कोई बात नहीं, एक जैसा नहीं है हिसाब किताब। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक अलग ड्रेस है, ये एक अलग ड्रेस है, ये एक अलग ड्रेस है। तो इस तरीके से कुल मिला के 6 ड्रेसेस यहाँ पर बन गई। कितनी ड्रेसेस बनी? 6। अच्छा भाई, 6 ड्रेसेस बन गई। क्या आप ऐसा भी कह सकते हो कि किसी एक बहुत बड़ा साहबजादा जैसे व्यक्ति हो, भाई बड़ा आदमी, बड़े घर की बातें, तो उसके पास हो सकता है 50 शर्टें हों, उसके पास हो सकता है 100 पैंटें हों। तो बच्चों कितनी ड्रेसेस हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हो कितनी ड्रेसेस हैं उसके पास? कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास बहुत ज़्यादा शर्टें हों, बहुत ज़्यादा पैंटें हों, तो फिर ये कोई बता सकता है उसमें कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं? नहीं बता पाएगा। उसको अगर कॉम्बिनेशन करने में लग जाएगा कि भाई ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट, ये वाली पैंट, ये वाली शर्ट, तो बच्चों मेरे ख्याल से इसको बनाते बनाते अगर उसकी संख्या ज़्यादा होगी तो बनाते बनाते बेचारा परेशान हो जाएगा, कहीं ना कहीं भूल जाएगा वो, पक्की बात है। और वो ड्रेसेस नहीं बता पाएगा कि भैया उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं।
है ना। एक पैंट और एक शर्ट का अगर अकेला अकेला कॉम्बिनेशन रखा जाए कि भाई ये पैंट इसी के साथ पहननी है, तब तो बात कंफर्म हो जाएगी कि भैया उसके पास अगर 100 पैंटें हैं 100 शर्टें हैं तो कुल मिला के कह सकता है कि भाई 100 ड्रेसें हैं, है ना। लेकिन अब एक शर्ट किसी दूसरे पैंट के साथ कॉम्बिनेशन उसका कर लिया जाए, है ना, दूसरी शर्ट तीसरा पैंट चौथा शर्ट पांचवी पैंट, तो इस तरीके से अगर मिला के कॉम्बिनेशन किया जाए तो मेरे ख्याल से वो असंभव जैसी बात हो जाएगी। तो बच्चों इसके लिए कुछ नियम होना चाहिए कि भाई कोई पूछ दे कि भाई तुम्हारे पास अगर 50 पैंटें हैं 100 शर्टें हैं तो कितनी ड्रेसेस हैं, तो क्या बता सकते हो, कोई बता सकते हो? हाँ बता सकते हो। इसके लिए एक नियम है, देखो क्या नियम है। यहाँ पर आपने ये 6 ड्रेसेस बनाई, कैसे बनाई? ऐसे बनाई कि 2 आइटम थे हमारे पास, एक तो हमारे पास आइटम था पैंट और एक आइटम था शर्ट, ठीक है, 2 आइटम हैं केवल। तो 2 आइटम में ये पैंट कितने हैं? पैंट है 3, शर्ट कितनी है? शर्ट है 2, इन दोनों का आपस में गुणा करो, ड्रेसेस बन गई 6। कितनी ड्रेसेस बन गई बच्चों? 6 ड्रेसेस बन गई। 3 पैंटें 2 शर्टों को यहाँ पर हमने सीधा सीधा गुणा किया, कितनी ड्रेसेस बन गई? 6 ड्रेसेस बन गई। मेरी बात ध्यान से समझना। इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसको ऐसे भी कह सकते हो। यहाँ पर देखो 2 आइटम हैं तो यहाँ पर 2 बॉक्स बनाओ, 2 बॉक्स बनाओ, ठीक है। यहाँ पर ये पैंट और इसमें शर्ट, पैंट 3 है, या तो ये P वाला पैंट पहनेगा, P1 वाला पहन ले, या P2 वाला पहन ले, या P3 वाला पहन ले। तो पैंट को यहाँ पर अगर रखोगे तो 3 तरीके से रख सकते हो। कितने तरीके से रख सकते हो? 3 तरीके से। इसी प्रकार ये शर्ट वाला जो खाना है इसमें शर्टें भरनी है तो या तो S1 शर्ट को भर दें या फिर S2 शर्ट को भर दें। तो शर्ट को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो बच्चों कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6 हो जाएगी। कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, मतलब 6 ड्रेसेस बन जाएंगी, जो कि यहाँ पर तो छोटी छोटी संख्याएं थी इसलिए ड्रेसेस 6 हमने बना के दिखा दी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास पैंट हो 50, मान लो थोड़ी देर के लिए पैंट हो कितने? 50, और शर्ट है मान लो थोड़ी देर के लिए, ये 2 आइटम है पैंट शर्ट वाली बात कर रहे थे हम। मान लो ये 100 इसके पास पैंट है, पैंट कितने हैं? 100। शर्ट कितनी है? शर्ट ये पैंट हो गए इसके 100, और चलो 50 शर्ट मान लेते हैं। शर्ट कितनी है? 50। शर्ट कितनी है? 50। तो बच्चों ये बताओ कि इस पैंट को पहली पैंट, ये दूसरी पैंट, तीसरी पैंट, मतलब 100 तरीके से बदल के यहाँ पर वो भर सकता है। कितने प्रकार से? 100 प्रकार से। और इसी प्रकार शर्ट को पहली शर्ट या दूसरी शर्ट या तीसरी शर्ट या चौथी शर्ट को बदल से पहने तो कितने प्रकार से पहन सकता है? 50 प्रकार से। तो बच्चों कुल मिला के जो ड्रेसेस उसकी हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं? 100 गुणे 50 बराबर में यहाँ पर कह सकते हो 5000 ड्रेसेस बन जाएंगी। कितनी ड्रेसेस बन जाएंगी? 5000 ड्रेसेस। अगर उसके पास 100 पैंटें हैं, 50 शर्टें हैं, तो कुल मिला के जो ड्रेसेस बनेंगी वो कितनी ड्रेसेस हो जाएंगी? 5000 ड्रेसेस हो जाएंगी। अब बच्चों यहाँ 5000 के लिए अगर इसका पैंट उसका शर्ट, इसकी पैंट उसका शर्ट का हिसाब किताब लगाओगे तो मेरे ख्याल से बताना मुश्किल जैसा काम है ना। तो ये एक सिद्धांत जैसा एक सिद्धांत है कि अब इस सिद्धांत को पूरी बात बताएंगे, पूरी बात सिद्धांत की भी बताएंगे। बच्चों इसके लिए एक और उदाहरण देखो, एक और उदाहरण देखो। जैसे हम ये आपसे कहें कि एक चश्मा है ना, ये रहा चश्मा, ये रहा चश्मा। अगर इस चश्मे के दोनों ग्लास हमें बदलवाने हो और किसी चश्मे वाले डॉक्टर के पास गए और चश्मे वाले डॉक्टर ने कहा कि हाँ भाई इसके बदल जाएंगे, हमारे पास 5 पेयर हैं, इन 5 पेयरों में से बताओ इनको हम इस ग्लास इसमें चश्मे में लगा के आपका चश्मा सही कर देंगे, ग्लासेस को इस चश्मे में लगा के आपका सही कर देंगे। तो प्रश्न ये कि वो ग्लासेस को इस चश्मे में लगाए, 5 ग्लासों को चश्मे में लगाए तो कितने प्रकार से लगा सकता है? देखो सीधा सीधा काम है बच्चों। यहाँ पर उसके पास ग्लास कितने हैं? 5 ग्लास कितने हैं उसके? ग्लास उसके 5 हैं। मान लिया उसका नाम, ग्लास का नाम है G1, एक ग्लास G2 है, एक ग्लास G3 है, एक ग्लास G4 है, एक ग्लास G5 है। इसके 5 इसके पास ग्लासेस हैं, है ना, जो कि इस चश्मे में उसको भरने हैं। चश्मे में कितने ग्लास होते हैं? एक चश्मे में 2 ग्लास होते हैं। देखो यहाँ पर एक ग्लास ये, एक ग्लास ये, हमारा ये गांधी का चश्मा बन गया, है ना। यहाँ पर मान लो इसमें इसको एक ग्लास यहाँ भरना है, एक ग्लास यहाँ भरना है।
है ना, 2 ग्लास इसमें भरने हैं। तो बच्चों अगर 2 ग्लास भरने हैं तो कितने प्रकार से ये दोनों ग्लास लग सकते हैं? हाँ ऐसा देखो बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से कोई एक ग्लास यहाँ आएगा। कितने प्रकार से आएगा? आप कहोगे कितने प्रकार से आएगा, तो आपका जवाब होगा कि इसको भर दे या फिर इसको भर दे या फिर 3 नंबर वाले को या 4 नंबर वाले को या 5 नंबर वाले को, किसी भी ग्लास को यहाँ भरा जा सकता है। कितने प्रकार से ये खाना भर जाएगा? ये जो इधर लेफ्ट वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्थान कितने तरीके से भरा जा सकता है? तो आपको कहना है 5 प्रकार से। कोई भी एक गिलास इसमें भरा जा सकता है, ये अथवा ये अथवा ये अथवा ये। तो कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। बात आई समझ में? कैसे 5 प्रकार से? ये भर दे या फिर ये भर दे या फिर ये भर दे या फिर मतलब 5 में से कोई भी एक यहाँ पर भरा जा सकता है, 5 प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बात कि नहीं? अच्छा, जो इसमें उसने फिट कर दिया, तो अब ये तो है नहीं कि इसका ही निकाल के इसमें लगाएगा। इसको फिट करने के बाद उसके पास केवल अब 4 ग्लास बचेंगे। तो जो 4 ग्लास उसके पास बचे, मान लो थोड़ी देर के लिए G1 ग्लास इसने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके पास ग्लास कितने बचे? ये वाले 4 बचे। इन चारों ग्लासों को किसी एक गिलास को यहाँ भरेगा, आप चारों में से किसी एक गिलास को भरेगा। तो या तो फिर G2 को भरेगा या फिर G3 को भरेगा या फिर G4 को भरेगा अथवा फिर G5 को भी भर सकता है। तो यहाँ पर ये 4 स्थान 4 प्रकार से भर सकता है। कितने प्रकार से? 4, क्योंकि उसके पास 4 ग्लासेस ही रह गए हैं, तो किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से भरा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि चश्मा हमारा टोटल जो चश्मा है, मतलब चश्मे में दोनों जो ग्लास हैं वो भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? आपको कहना है 5 गुणे 4 अर्थात 20 प्रकार से चश्मा बनाया जा सकता है। कितने प्रकार से चश्मा बनाया जा सकता है? 20 प्रकार से। यदि 5 ग्लासेस हैं, इन 5 ग्लासेस की मदद से ये चश्मा बनाना है, तो ये चश्मा 5 गुणे 4 बराबर 20 प्रकार से चश्मा बनाया जा सकता है। कितने प्रकार से? 20 प्रकार से। अगर ये भी समझ में बात ना आई, एक और घुमा के बता दें आपको। मान लो बच्चों थोड़ी देर के लिए कि आपका एक विद्यालय जो है ना, उसमें विद्यालय में 4 दीवारी है आपकी। चलो यहाँ पर एक उदाहरण मानते हैं, ये हमारा एक विद्यालय है और विद्यालय में आपके चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं उसमें 4 गेट लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर ये हमारे विद्यालय का परिसर है और विद्यालय परिसर में चारों तरफ से एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है और एक गेट आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो एक विद्यार्थी यहाँ से जाता है अंदर, यहाँ से भी जा सकता है अंदर, यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी अंदर जा सकता है। तो 4 में से किसी भी रास्ते से अंदर जा सकता है। अगर वो यहाँ से जा रहा है तो एक शर्त है, विद्यालय की एक शर्त है, विद्यालय में ये कह दिया गया है कि जो बच्चा जिस गेट से जाएगा उससे बाहर नहीं जाएगा, जिस गेट से जाएगा उससे बाहर नहीं निकलेगा। अगर जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से अंदर जाएगा तो फिर इधर से वापस चला जाए या फिर इधर से वापस चला जाए या फिर इधर से वापस चला जाए। इधर से गया है तो इधर से वापस नहीं आएगा। बात समझ में आई? एक विद्यालय का रूल है कि 4 में से किसी भी गेट से अंदर प्रवेश कर सकता है, लेकिन बाहर केवल जहां से गया है वहां से नहीं जा सकता है। केवल और केवल अदर जो गेट लगे हुए हैं उनसे किसी से भी जा सकता है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। केवल जहां से गया है वहां से वापस नहीं आएगा। तो बच्चों जाने के कितने तरीके हो जाएंगे? एक व्यक्ति अगर विद्यालय में जा सकता है, कितनी तरीके से जा सकता है? तो आपको कहना है इधर से भी जा सकता है या फिर इधर से जा सकता है या फिर इधर से जा सकता है या फिर इधर से जा सकता है। तो विद्यालय में जाने के कुल तरीके किसी भी व्यक्ति के, किसी भी छात्र के विद्यालय में अंदर जाने के तरीके 4 हो सकते हैं। हो सकते कि नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब बच्चों अगर प्रतिबंध के हिसाब से देखा जाए, जहां से चला गया है वहां से वापस नहीं आया, तो वापस आने के अर्थात बाहर आने के कितने तरीके हो जाएंगे? तो आपको कहना है बाहर आने के तरीका ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है। मतलब बाहर आने के 3 तरीके हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति, एक छात्र विद्यालय में प्रवेश करके बाहर कितने तरीके से निकल सकता है? तो आपको कहना है 4 या 12 तरीके से निकल सकता है। बहुत से बच्चे कहेंगे यार बेवकूफ बनाने वाली बात चल रही है, एक विद्यार्थी यहाँ से गया, यहाँ से वापस हो गया या फिर यहाँ से वापस हो गया या फिर यहाँ से वापस हो गया, तो यहाँ पर 12 तरीके कहाँ से हो गए? समझने की बात है बच्चों। एक विद्यार्थी यहाँ से अंदर जा रहा है, तो अब बाहर आने का तरीका, अगर यहाँ से जा रहा है तो बाहर कैसे? यहाँ से हो सकता है या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। इसका मतलब एक विद्यार्थी इस रास्ते से गया, इस रास्ते से आया, एक प्रकार हो गया कि नहीं?
यहां से गया यहां वापस चला गया तो दूसरा प्रकार हो गया, यहां से अंदर गया यहां से वापस आया तो तीसरा प्रकार हो गया। तो एक व्यक्ति अंदर गया और फिर वापस आया, एक रास्ते से अंदर जाकर के जब वो वापस आएगा तो 3 प्रकार से वापस आ सकता है। एक प्रकार से अंदर गया, 3 प्रकार से बाहर आया। सही बात है कि नहीं? तो यहां से अब इसी प्रकार बिल्कुल यहां से देखो अंदर गया तो फिर वापस कहां से आएगा? यहां से, यहां से, यहां से। बात नहीं आ रही समझ में? यहां से गया यहां वापस, यहां वापस, यहां वापस, यहां से गया तो फिर यहां से वापस होगा, यहां से वापस होगा, यहां से वापस होगा। कितने तरीके हो गए? 3 3 6 हो गए। पूरी बात समझना, कितने हो गए? 6। अब यहां से अगर जाएगा तो वापस कहां से आएगा? इधर से, इधर से, इधर से। अगर इस गेट से अंदर गया तो इसका मतलब कितने तरीके से बाहर आया? 3 तरीके से। तो 3 से इधर से देखो, इधर से जा रहा है तो 3 तरीके से वापस आया, इधर से जा रहा है तो 3 तरीके से वापस आएगा, इधर से भी जा रहा है तो भी 3 तरीके से ही वापस आएगा, और यदि इधर से अंदर जा रहा है तो भी 3 तरीके से ही वापस आएगा। तो कुल मिला के अगर व्यक्ति बाहर अंदर जाके बाहर आता है तो 3 3 6 3 9 3 12 तरीके से बाहर आ सकता है। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो आपको ये नियम याद रखना है कि अंदर जाने के तरीके हैं 4 और बाहर आने के तरीके हैं 3। तो अंदर जाकर के जब वो बाहर आएगा तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? बाहर आने के कुल प्रकार बराबर 12 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आप तो बात समझ में आई। तो ये हमारा गुणन सिद्धांत है। क्या गुणन सिद्धांत है? कि अगर कोई व्यक्ति, मेरी बात ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति अगर m प्रकार से किसी कार्य को करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरा काम n प्रकार से करता है, एक व्यक्ति m प्रकार से कोई कार्य करता है और दूसरा n प्रकार से कार्य करता है, तो दोनों मिला के दोनों कामों को m गुणे n प्रकार से किया जा सकता है। एक व्यक्ति m प्रकार से काम करता है और दूसरा n प्रकार से कार्य करता है, तो दोनों को मिलाकर के m गुणे n प्रकार से काम किया जा सकता है। ये आपका गुणन सिद्धांत है। देखो, अंदर जाने के तरीके कितने हैं? अंदर जाने का काम हो रहा है ना, तो अंदर जाने के तरीके कितने हैं? 4। बाहर आने के तरीके कितने हैं? अंदर जाके बाहर आने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 12। जाने के तरीके 4, बाहर आने के तरीके 3, तो अंदर जाकर बाहर आने के कुल तरीके बराबर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है बात कि नहीं? तो इसी प्रकार से अगर m प्रकार से कोई काम किया जाए और दूसरा काम n प्रकार से किया जाए तो दोनों काम m गुणे n प्रकार से किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 2 ही की बात करी जाए। अगर 3 की बात करी जाए, एक काम m प्रकार से किया जा सकता है, दूसरा n प्रकार से किया जा सकता है और उसी समय तीसरा p प्रकार से मान लें किया जा सकता है, तो तीनों काम एक साथ कितने प्रकार से? m गुणे n गुणे p प्रकार से किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा गुणन सिद्धांत है। बस यही इसकी परिभाषा है। अगर परिभाषा लिख दी जाए तो कोई खास बात नहीं है, परिभाषा लिखने का कोई मतलब नहीं। हम यूज करना सीखें, हम यूज करना सीखें गुणन सिद्धांत का हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ पहले उसके उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण की मदद से बिल्कुल एक्सरसाइज 6.1 है जो ना, एकदम हलवा बिल्कुल हलवा है ना। पहले कुछ उदाहरण ले लेते हैं। देखो, इसी 6.1 के कुछ उदाहरण हैं, उनको पहले ले लेते हैं। बात क्लियर समझ में आई बच्चों? क्या होता है गुणन सिद्धांत, ये आपने समझा और उसी के बेस्ड पर आपकी ये पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ उदाहरण समझेंगे और इसके बाद में फिर हम प्रश्नावली के क्वेश्चनों को करेंगे। बच्चों, यहाँ पर पहला उदाहरण लिखा है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करिए, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। थोड़ा ध्यान से बच्चों, थोड़ा ध्यान से 1-2 प्रश्न करोगे ना, बड़े आराम से सारे प्रश्न आएंगे। उदाहरण है आपका ये पहला। क्या है ये? उदाहरण है पहला। ये हमारा एक शब्द लिखा है इसमें रोज। मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां पर देखो, ये जो शब्द हमारा है 4 अक्षरों से ही बनना है ना। 4 अक्षर हैं इसमें। रोज शब्द में कितने अक्षर हैं? 4 हैं। और जो हमें शब्दों की रचना करनी है वो 4 अक्षरों वाले शब्दों की रचना करनी है। इसका मतलब ये 4 के 4 अक्षर हमें यूज करने पड़ेंगे।
तो बच्चों यहाँ पर हमने ये एक बॉक्स बना लिया और यहाँ पर एक अक्षर भरेंगे, एक यहाँ कोई अक्षर, एक यहाँ कोई अक्षर और एक यहाँ, तब हम 4 तरीके से मतलब तब हम इस शब्द को बना सकते हैं। मतलब चारों अक्षरों को लेकर के कैसे, तो को ध्यान से समझना। जैसे पहले स्थान पर हम आर को रख दें या ओ को रख दें या फिर एस को रख दें या फिर ई को रख दें, तो कह सकते हैं कि पहला स्थान भरने के 4 प्रकार हो जाएंगे। 4 प्रकार से इस स्थान को भर सकते हो, है ना। इसके बाद यहाँ पर एक जो यहाँ भर चुका है उसकी पुनरावृत्ति चूंकि करी नहीं जानी है ना, उसको दोबारा फिर रिपीट नहीं करना। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आर को यहाँ रख दिया गया है, तो अब बचे 3 अक्षर, 3 अक्षरों में से किसी न किसी एक को यहाँ पर भर के हम शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों या तो ओ को भरें या फिर एस को भरें या फिर ई को भरें, तो इन 3 में से कोई ना कोई 3 प्रकार से, 3 ढंग से आपका ये दूसरा वाला स्थान को भरा जा सकता है। ठीक है, अब तीसरे स्थान को कैसे भरा जा सकता है? 2 अक्षर हमारे यूज हो चुके हैं, तो अब केवल बचे 2। तो मान लो थोड़ी देर के लिए ओ हमारा यूज हो चुका है, आर हमारा यूज हो चुका है, अब इनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है, तो केवल एस और ई की पुनरावृत्ति करनी है। तो या तो फिर एस को भरना है या फिर ई को भरना है। इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए केवल 2 तरीके बचे हैं और इसके बाद फाइनल फिर 1 बचा है, तो एक तो केवल एक ही तरीके से भरा जा सकता है। तो बच्चों अगर हम आपसे ये कहें कि गणना के आधारभूत सिद्धांत से बताओ कि कितने शब्द बनेंगे, आप यहां लिखो गणना के आधारभूत सिद्धांत से, इसको बच्चों गुणन सिद्धांत भी कहते हैं। कुछ भी ना लिखो अगर, तो यहां पर आप गुणन सिद्धांत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गुणन सिद्धांत से, गुणन सिद्धांत या गणन सिद्धांत भी कहते हैं, गुणन सिद्धांत भी कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो। तो इसको आप क्या कह सकते हो यहां पर? अभीष्ट शब्दों की संख्या, अभीष्ट शब्दों की संख्या। जो हमसे शब्द पूछे गए थे उनकी संख्या ये देखो ज्ञात हो जाएगी। इन शब्द जो शब्द बनेंगे उन शब्दों में उन शब्दों का अर्थ भी हो सकता है और बिना अर्थ के भी हो सकते हैं। प्रश्न में कह दिया गया है कि शब्द का कोई अर्थ हो या ना हो, अर्थ हो या अर्थहीन शब्द बने, उनकी संख्या कितनी होगी? तो आपको लिखना है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 या 12 दूनी 24, 24 शब्द बन सकते हैं। कितने शब्द बन सकते हैं? रोज जो शब्द लिखा है इसके 4 अक्षर हैं, चारों अक्षरों को अदल बदल करके जो शब्द बनाने हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। तो जो शब्द बनेंगे उनके अर्थ भी हो सकते हैं और अर्थ नहीं भी हो सकते हैं। भाई रोज का तो अर्थ है, अगर ओ यहां कर दे, आर यहां कर दे, तो बच्चों फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, है ना। इसी प्रकार से जो भी शब्द दिख रहा है उसका केवल अर्थ है, बाकी इधर का उधर कर देंगे तो फिर उसका अर्थ नहीं होगा। कोई बात नहीं, अर्थ हो या ना हो, कुल मिला के वो शब्द कितने बनेंगे उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, तो शब्द बनेंगे 24। ठीक है बच्चों, ये पहला उदाहरण था। आइए उदाहरण नंबर 2 समझते हैं बच्चों। यहां दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है? देखो, कहता है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। कितने झंडे हैं यहाँ पर? 4 झंडे हैं और हमें यूज कितना करने हैं? 2 झंडों से हमें 2 झंडों की मदद से हमें एक झंडा ऐसा बनाना है। मान लो ये झंडा हमारा हो गया, ये झंडा हमें बनाना 2 कलर का बनाना है। ठीक है, झंडे 4 कलर के हमारे पास उपलब्ध हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर ये कहें कि अगर इस तरीके का एक झंडा बनाओ जिसमें केवल 2 कलर लग रहे हों, मतलब 2 झंडों का प्रयोग करना है समझो। 4 अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के हमारे पास झंडे हैं। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, तो दिए गए 4 कलर के झंडों में से किसी भी झंडे का यहाँ पर कपड़ा लगाया जा सकता है जिससे ये झंडा बन जाए। मतलब लाल भी लगा सकते हो, जो भी झंडे हैं, जैसे लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, तो लाल भर दें, हरा भर दें, नीला भर दें या फिर पीला भर दें, कोई भी यहाँ पर मतलब कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो भाग है वो 4 प्रकार से इसको यहाँ पर लगाया जा सकता
है ना। ऊपर वाले भाग को 4 प्रकार से बनाया जा सकता है, और फिर नीचे दूसरे कलर का लगाना होगा तभी। देखो अगर ये ऊपर आप जो लगाया है कलर, आपने झंडे का जो ऊपर कलर लगाया वही अगर नीचे कर दिया तो फिर दो कलर का झंडा नहीं रहेगा। हमें 2 कलर का बनाना है, तो इसका मतलब एक ऊपर जो लग गया है उसको छोड़ दें। अब बचे कितने? 3 में से किसी एक को यहां पर लगाया जा सकता है। मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि लाल, पीला, नीला और सफेद, मान लो 4 झंडे हमारे पास थे। ये लाल वाला यहां पर यूज हो गया। अब बचे कितने? 3। तो फिर हमें क्या करना है? ये तो पीला लगाना है या फिर नीला लगाना पड़ेगा या फिर सफेद लगाना पड़ेगा, तब अलग अलग डिफरेंट कलर के दोनों कलर का झंडा बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको 3 प्रकार से, इससे अथवा इससे अथवा इससे यहां पर कपड़ा लगाया जा सकता है। तो अगर हम ये कहें कि 2 कलर के झंडे बनाने हैं तो कितने प्रकार से बन सकते हैं? आपको लिखना है 4 × 3, वही गुणन सिद्धांत पर लगाना है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण है आपका दूसरा। यहां पर बच्चों होता क्या है वास्तव में, ऐसे प्रश्नों में यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें थोड़ी लॉजिकल बातें होती हैं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ध्यान से पढ़ो, सारी बात समझ में आती है। इसमें ऐसा लिखा है कि भाई यहां पर 4 कलर के झंडे थे, एक लाल, पीला, नीला, हमने मान लिया 4, ये 4 झंडे थे हमारे पास। अब इनकी मदद से एक ऐसा झंडा बनाना है जिसमें 2 कलर हों, एक के बाद एक 2 कलर के झंडे लगा के इस झंडे को बनाना है। तो बच्चों अगर ये 2 कलर का झंडा बनाना है तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 4 में से कोई एक ऊपर लगा दो, लाल लगा दो या फिर पीला या फिर नीला या फिर सफेद, कोई इतना भाग, आधा वाला भाग 4 प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे, लाल से, नीले से, पीले से, सफेद से, किसी से भी बनाया जा सकता है। तो इसको 4 प्रकार से बनाया जा सकता है आधे भाग को। और फिर आधा भाग जो है, जब एक कलर यहाँ यूज हो गया उसका आप रिपीट करेंगे नहीं, कहीं रिपीट अगर कर देंगे तो फिर एक ही कलर का टोटल झंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर रिपीट नहीं किया। अब बचे 3 कलर में से किसी एक को यहाँ पर भरा जा सकता है। पीले को भरा जा सकता है या फिर नीले को भरा जा सकता है या फिर सफेद कलर को भरा जा सकता है। तो यहाँ पर आधे भाग को 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। तो कह सकते हैं गणना के आधारभूत सिद्धांत से झंडा कितने प्रकार से बन सकता है? झंडा बनाने के अभीष्ट प्रकार, झंडा बनाने के अभीष्ट प्रकार कितने लिख दोगे आप? आपको लिखना है 4 × 3 बराबर कितने? 12। कहां से लिखा है? आप लिखो गणना के आधारभूत सिद्धांत से। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण नंबर 2 हो गया। सिंपल सी सारी बातें हैं, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझो। ठीक है, बाकी अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखोगे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, जो हमने मुंह से कही है ना वो उसमें लिखी हुई है, बाकी और कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, उसमें लिखा है अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। यहां पर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। देखो समझना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो। 3 उदाहरण है, आपको पढ़ो ध्यान से क्या कहता है प्रश्न। जो प्रश्न कह रहा हो उसको समझने की कोशिश करो। हमसे प्रश्न ये कहता है, उदाहरण नंबर है हमारा ये 3, कहता है अंक पहले लिखो, कौन कौन से अंक दिए गए हैं। तो आपको लिखना है अंक 1, 2, 3, 4 और ये 5। इनसे 2 अंकीय क्या करना है? 2 अंकीय सम संख्या बनानी है। क्या करना है? 2 अंकीय सम संख्या बनानी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ऐसा प्रश्न में लिखा है, बनानी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। चलो पूरा प्रश्न बच्चों लिख गया। ठीक है, समझो पूरी बात ध्यान से। कैसे करना है? ये अंक हमें दिए गए हैं और हमें केवल और केवल इन अंकों की मदद से 2 अंकों की संख्या बनानी है। केवल और केवल 2 अंक की बनानी, दो अंक की बनानी। चलो देखो यहां पर ऐसे करो, 2 अंक की बनानी है। इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं। 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है पहला वाला, और दूसरा वाला दहाई का होता है। तो यहां पर 2 अंकों की तो बनानी है, लेकिन प्रश्न में ऐसा कह दिया है कि 2 अंकों की सम संख्या बनानी है।
इसका मतलब ये निश्चित बात हो गई कि दहाई वाले इकाई वाले स्थान पर सम अंक होना चाहिए। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर सम अंक होता है तो वो संख्या सम मानी जाती है, और यदि इकाई के स्थान पर विषम अंक होता है तो वो संख्या विषम मानी जाती है। तो बच्चों निश्चित रूप से यहाँ पर इकाई वाले स्थान पर या तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए। देखो ध्यान से, यही दोनों सम है ना। इन 5 संख्याओं में से 2 संख्याएं सम हैं, तो 2 संख्याओं में से किसी ना किसी से ये इकाई का अंक भरा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये 2 प्रकार से भरा जाना चाहिए। सम अंक कितने हैं, पहले आप एक लाइन यहां लिख दो। अंक 1, 2, 3, 4, 5 में सम अंक बताओ कितने लिखना है आपको, 2 लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, ये सम अंक इकाई पर होने पर, इकाई के स्थान पर हो तो संख्या सम होगी। ये अंक मतलब 2 या 4, ये अगर अंक सम अंक जो हैं वो इकाई के स्थान पर होंगे तो निश्चित रूप से संख्या कैसी हो जाएगी, सम हो जाएगी। मतलब अब देखो यहां पर इस प्रकार से बनाओ, ये हमारा इकाई का अंक हो गया, ये क्या है इकाई का हो गया, और ये क्या है दहाई का हो गया। तो इकाई के स्थान को भरने के लिए केवल आपके पास 2 और 4 2 ऑप्शन हैं। दोनों ऑप्शन में से किसी भी से भर सकते हो, 2 से भर सकते हो या फिर 4 से भर सकते हो। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार से ये भरा जा सकता है इकाई का स्थान। अच्छा, दहाई के स्थान को भरने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं। देखो कह दिया गया है, ऐसा कह दिया गया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। मतलब जो अंक यहां भर गया, भले आप 2 यहां भर दो या फिर 4 यहां भर दो, जो अंक यहां पर भर गया है उसको यहां भी भरा जा सकता है। मतलब कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति करी जा सकती है। इसका मतलब ये इस वाला स्थान या तो 1 से भरा जा सकता है, या फिर 2 से, या फिर 3 से, या फिर 4 से, या फिर 5 से। मतलब 5 प्रकार से भरा जा सकता है बच्चों। कितने प्रकार से? ये स्थान 5 प्रकार से भरा जा सकता है, ये स्थान 2 प्रकार से भरा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि सम संख्या बनाने के अभीष्ट प्रकार कितने होंगे। यहां लिखो, गणना के आधारभूत सिद्धांत से या गुणन सिद्धांत से लिखो। गुणन सिद्धांत से क्या लिखोगे? अभीष्ट 2 अंकीय सम संख्याएं, अभीष्ट 2 अंकीय सम संख्याएं कितनी लिखोगे आप? 2 अंकीय सम संख्याएं बराबर 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 का मतलब 10 संख्याएं सम संख्याएं बन जाएंगी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनेंगी? 2 अंकों की सम संख्याएं 10 बनेंगी। ठीक है, इन अंकों की मदद से 2 अंकीय सम संख्याएं कितनी बनेंगी? 10। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये हमारा उदाहरण था तीसरा। तो समझ में आ रहा है बच्चों? कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? बड़े आराम से समझो। और ये हमने जैसा कि बताया कि सब सवाल लॉजिकल हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फॉर्मूला लगेगा वैसा लगेगा, कुछ नहीं। केवल आपको सभी में एक ही काम करना है, गुणन सिद्धांत लगाना है। ठीक है, केवल आपको गुणन सिद्धांत लगाना है और बाकी कोई खास बात नहीं है। चलिए बच्चों, गुणन सिद्धांत आपने अगर अच्छे से समझ लिया है तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस अभी एक आपने प्रश्न किया है, उसी टाइप का उदाहरण नंबर 4 भी है। देखो, चौथे उदाहरण में लिख रहा है, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं। आपकी बार कितने झंडे उपलब्ध हैं? 5। वहां पर कितने थे? 4 झंडे थे। यहां पर 5 झंडे उपलब्ध हैं। तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें कम से कम 2 या 2 से अधिक, क्या लिखा है? कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये कहता है, बात वही है, लेकिन उसने ये कहा है कि कम से कम ऐसे संकेत बनाओ कि कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करें। कम से कम 2 का करें, मतलब 2 का भी कर सकते हो, कम से कम 2 का कर सकते हो, ज्यादा तो कर सकते हो। मतलब 2 झंडों का प्रयोग करो, या फिर 3 झंडों का प्रयोग करके संकेत बनाओ, या फिर 4 झंडों का
प्रयोग करके संकेत बनाओ, या फिर पांचों झंडों का यूज करके हम संकेत बनाएं। तो संकेत कैसे बनाने, अलग अलग देखो, सबको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, देखो ध्यान से करना है। ये हमारा उदाहरण नंबर है चौथा। उदाहरण नंबर कौन सा है? चौथा। देखो ध्यान से, इसमें ऐसा कहता है कि एक यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध है। कितने झंडे उपलब्ध हैं? 5। अच्छा भाई, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वाधर दंड पर क्रमबद्ध एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सके। मतलब ऐसा कहता है कि यहां पर लिखो उपलब्ध झंडे की संख्या। उपलब्ध झंडों की संख्या बराबर कितनी है? उपलब्ध झंडों की संख्या बराबर है देखो 5। इन 5 की मदद से हमें क्या करना है? ऐसे संकेत बनाना है जिनमें कम से कम 2 झंडे यूज हो रहे हो। मतलब 2 झंडे यूज हो रहे हो या फिर 3। देखो कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करके बनने वाले संकेतों की संख्या पूछी गई है। बनने वाले संकेतों की संख्या बताओ। संकेतों की संख्या बताओ कितनी लिखोगे? इनकी संख्या बराबर लिखोगे 2 झंडों से बनने वाले संकेत, 2 झंडों से बनने वाले संकेत प्लस 3 झंडों से बनने वाले संकेत प्लस 4 झंडों से बनने वाले संकेत प्लस 5 झंडों से बनने वाले संकेत। ऐसा बच्चों प्रश्न कह रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ये कह रहा है कि कम से कम 4 झंडे का प्रयोग, 5 झंडे जो दिए गए उनमें से कम 4 झंडों का प्रयोग करते हुए, कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करते हुए हमें संकेत बनाना है। तो कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करने से जो संकेत बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 2 झंडों से भी बना सकते हो, और 3 झंडों से भी बना सकते हो, और 4 झंडों से भी बना सकते हो, और 5 के 5 झंडों को लगा करके भी अलग अलग संकेत बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 4 झंडों से बनने वाले संकेत प्लस 5 झंडों से बनने वाले संकेत। अब देखो बच्चों, यहां पर इस तरीके से इनके सबके अलग अलग निकालो और इनको सबको जोड़ दो। 2 झंडों से बनने वाले संकेत, 2 झंडों से बनने वाले संकेत का क्या मतलब है बच्चों? यहां पर 5 झंडे दिए गए थे और यहां पर ऐसे मानो कि 2 झंडे वाला ये दो संकेतों वाला झंडा ये है। तो यहां पर कह सकते हैं कि इसको 5 प्रकार से और इसको 4 प्रकार से, आधा वाला भाग 5 तरीके से, फिर नीचे वाला आधा भाग 4 तरीके से भरा जा सकता है। तो 2 झंडों के बनने वाले संकेत की संख्या कितनी हो जाएगी? आपको लिखना है 5 × 4 हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई? आधा 5 प्रकार से, 5 झंडे हैं, ऊपर वाला किसी भी एक झंडे का प्रयोग करके भरा जा सकता है ना। फिर अब एक रंग, एक कलर यहां भर गया, तो अब बचे वाले 4 बचे। 4 झंडों में से किसी एक को यहां पर यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से 5 चौको 20, गुणन सिद्धांत से कह सकते हैं कि 2 झंडों के बनने वाले संकेतों की संख्या 20 होगी। 3 झंडों के प्रयोग से बनने वाले संकेत कितने हो जाएंगे? तो बच्चों यहां पर ऐसे समझो कि 3 झंडे का मतलब ये हो गया, देखो 3 झंडे की मदद से, एक यहां पर, एक दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से और इसको 3 तरीके से। तो यहां पर 3 झंडों से बनने वाले संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 × 4 × 3 हो जाएगी।
प्लस अब यहां पर आ जाओ 3 के बाद 4 झंडों का प्रयोग करके हम संकेत बनाएं तो कितना, देखो ध्यान दें, 4 झंडों के प्रयोग से देखो ध्यान दें, ये हमारा 1 2 3 4 झंडों के प्रयोग से हमारा ये संकेत बन गया। तो इसको 5 प्रकार से, इसको 4 प्रकार से, इसको 3 प्रकार से और इसको 2 प्रकार से। इस तरीके से अगर 4 झंडों की मदद से 4 झंडे लगाए अलग अलग कलर के, तो उनकी मदद से जो संकेत बनेगा उनकी संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 4 × 3 × 2 प्लस अब 5 के 5 पूरे झंडे लगा दिए तो संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहला कह सकते हैं ऊपर वाला 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। करेक्ट। तो इसको देखो सॉल्व करो, 5 चौको 20 प्लस 5 चौको 20 दिया 60, फिर इसके बाद देखो 5 चौको 20 दिया 60 दूनी 120 और यहां भी देखो 5 चौको 20 दिया 60 दूनी 120, 120 एकम 120। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर देखो 0 0 0 0 मतलब 0, इसके बाद यहां 2 2 4 4 और 6 4 6 10, यहां पर हासिल में 1 1 2 और 3 300, 1 मिनट, 0 0 0 0 ठीक है, 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 है, बिल्कुल ठीक है, 1 हासिल में और यहां पर ये हो जाएगा 2 और 1 3, 320 यहां पर संकेत बन जाएंगे। तो कम से कम 2 झंडों का प्रयोग करके बनने वाले संकेतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 320। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो इस प्रश्न का हल है बच्चों। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है ना बच्चों, उदाहरण नंबर 4 ये आखिरी उदाहरण है। अब 6.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। बस आपने ये समझ लिया कि जो गणन सिद्धांत है या जिसको कहें गुणन सिद्धांत है वो क्या है, अगर ये आपने समझ लिया और मेरे ख्याल से इन सभी उदाहरणों की मदद से वो आपने समझ लिया है। ठीक है, तो बड़े आराम से आइए कर लेते हैं 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलो